अन्वेषण के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया एंड फ्रांस के रिलेशनशिप को लेके। इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि इंडिया एंड फ्रांस की रिलेशनशिप कैसे कैसे इवॉल्व हुई थी और अभी कैसे रिलेशनशिप चल रही है, कोऑपरेशंस कौन सी फील्ड में हमें दिखाई पड़ती है और आगे इस रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व होगी, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो आइए देखते हैं ये फ्रांस और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वो कहां से शुरू होती है। वो शुरू होती है 1976 रिपब्लिक डे में, जब उस समय के जो प्रेसिडेंट चिराग थे वो चीफ गेस्ट बने हुए थे। उस समय में इंडिया में इमरजेंसी चल रही थी और जबकि जितने सारे वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे वो सारे भारत को या इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे उसके इमरजेंसी के लिए, बट तब भी चिराग ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और 1976 के रिपब्लिक डे में उन्होंने चीफ गेस्ट बने हुए थे। उससे यदि आगे हम बढ़ते हैं 1998 में उसी प्रेसिडेंट जब दोबारा बने थे तो उनका यह कहना था कि भारत और फ्रांस के बीच में एक 21st सेंचुरी में एक पार्टनरशिप बनेगी और ये दोनों देश के बीच में जो रिलेशन है वो काफी आगे तक हम लेके जाएंगे। उसी के दौरान 1998 में जैसे आपको पता होगा कि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट भी कंडक्ट किया था। बट जब न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था तब वेस्टर्न कंट्रीज सारे भारत के खिलाफ सैंक्शंस लगाए थे और भारत को क्रिटिसाइज किया गया था, जबकि फ्रांस ने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया और ये जो न्यूक्लियर टेस्ट जो एक्शन थी भारत की उसको कंडेम नहीं किया। यहां से एक चीज आप देख सकते हो कि फ्रांस का ये कहना है कि जो यूएस ने सैंक्शन लगाया था इंडिया के खिलाफ, उसके खिलाफ फ्रांस ने अपनी आवाज उठाई थी भारत के सपोर्ट में। यदि हम आगे देखते हैं अभी के समय पे मैक्रोन जो है वो सिक्स्थ सच टाइम और सिक्स्थ ऐसे समय है जहां पे वो चीफ गेस्ट बने हुए थे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। यदि हम मैक्रोन की इस चीफ गेस्ट को हम देखते हैं या उनकी मौजूदगी को हम देखते हैं कि इंडिया एंड फ्रांस के रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व करती है, तब हमें यह समझ आती है कि मैक्रोन जो थे वो सेकंड चॉइस थे इंडिया के रिपब्लिक डे में एज ए चीफ गेस्ट, बट उन्होंने ये इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और उन्होंने चीफ गेस्ट बने भारत के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। ये जो उनकी प्रेजेंस थी ये कहीं ना कहीं हमें 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने की मौका देती है ऑफ इंडिया एंड फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत। और उसके अलावा यदि हम बात करेंगे, जबकि दोनों ही देश पूरे दुनिया के लिए वर्ल्ड लेवल पे एक विजन जो देखते हैं वो विजन है मल्टीपोलर वर्ल्ड की। कोई एक देश पावरफुल नहीं है, या ना यूनिपोलर है ना बाइपोलर है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं बोथ इंडिया एंड रशिया। और दोनों ही देश आप बोल सकते हो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज शेयर करते हैं और रूल ऑफ लॉ को भी दोनों कंट्री शेयर करते हैं। यदि अभी के समय पे हम देखेंगे या प्रेजेंट कोऑपरेशन के बारे में यदि हम बात करेंगे तब हमें यह देखने को मिलती है, वो चाहे डिफेंस सिक्योरिटी हो, चाहे वो सिविल न्यूक्लियर मैटर्स हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, वहां पे हमें देखने को मिलती है दोनों कंट्री के बीच में कोऑपरेशन इवॉल्व हो रही है, डेवलप हो रही है। आप चाहे इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर सकते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में जहां पे चाइना जो है कॉमन एनिमी की तरह इवॉल्व हो रही है, उसके खिलाफ भी दोनों के बीच में एक कोऑपरेशन है या कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलती है, जो दोनों लोग ये वैल्यू शेयर करते हैं, ये कॉमन वैल्यू शेयर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडो पैसिफिक। यदि हम अभी के कोऑपरेशन को देखेंगे या कोऑपरेशन दोनों के बीच में या दोनों कंट्री के बीच में कोऑपरेशन की बात करेंगे, तब हमें पहले यदि हम डिफेंस कोऑपरेशन में देखेंगे तो डिफेंस कोऑपरेशन में हमें यह देखने को मिलती है एक एनुअल डिफेंस डायलॉग हमें देखने को मिलती है डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पे। उसके अलावा हम हाई कमिटी ऑन डिफेंस कोऑपरेशन भी हमें देखने को मिलती है डिफेंस सेक्रेटरी के लेवल पे। उसके अलावा आपने ये देखा होगा राफेल जो है ए फाइटर जेट इंडिया क्या कर रही है, प्रोक्योर कर रही है फ्रांस से। अब चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी देख लीजिए, दोनों कंट्रीज
50 साल या 50 इयर्स ऑफ कोऑपरेशन दोनों कंट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसे हमारी इंडिया की इसरो है और उनकी जो स्पेस एजेंसी है, ये 50 साल की ये कोऑपरेशन एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके अलावा आप जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें भी लगातार फ्रांस जो है वो इंडिया की सपोर्ट करती हुई आ रही है। अब सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में यदि देखना चाहेंगे तो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में भी जो जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी फ्रांस के मदद से हमें देखने को मिलती है, या उस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था। ऑल्दो कुछ ना कुछ कारणों के वजह से उस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में ये एक आप बोल सकते हो एक स्लो प्रोसेस या प्रोग्रेस हो रही है, बट स्टिल आप ये बोल सकते हो कि जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो एक वाइटल कंपोनेंट है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में, और एनर्जी सिक्योरिटी में मददगार साबित होगी। उसके अलावा यदि हम बात करेंगे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हम ये देखने को मिलती है, जैसे जो एफडीआई आ रही है इंडिया में, वो एफडीआई करीब $659 है, मिलियन US डॉलर, जो कि हमने 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में देखा था। उसके अलावा 17 इंडियन कंपनी जो है, जो लगभग 8,000 लोग फ्रांस में ऑपरेट कर रही है और लगभग 8,000 लोग वहां पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा यदि आप इंडियन एक्सपोर्ट देखोगे कहां पे, फ्रांस में, वो कुछ उसके नंबर जो है वो कुछ ऐसा ही है, $3.06 बिलियन, और ये 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में आप देख सकते हो। उसके अलावा इंडिया जो है वो इंपोर्ट कर रही है फ्रांस से कितना, 2.36 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जो इंडिया की जो मेन एक्सपोर्ट है, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गया, एंड रेडीमेड गारमेंट्स भी हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे ही हम इंपोर्ट क्या करते हैं यदि देखने की कोशिश करेंगे, तो एविएशन प्रोडक्ट्स, जो कि आपके जो एयरलाइंस उसमें यूज होती है। उसके अलावा मशीन इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स भी हम क्या करते हैं, वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, या फ्रांस से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यदि हम रिलेशनशिप को और आगे तक लेके जाएंगे, जैसे आपको पता होगा पिछले साल जुलाई के समय पे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विजिट होती है, तो वहां पे इन्होंने आईफिल टावर से यूपीआई को लॉन्च किया था, या जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से जो पेमेंट गेटवे है वहां पे ये लॉन्च किया गया था। और दूसरा, फ्रांस कहीं ना कहीं इंडिया को वो सुपर कंप्यूटर बनाने में भी मददगार साबित हो रही है या मदद कर रही है, जिसका नाम है परम सिद्धि, जो हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा दी एजुकेशन के सेक्टर में हम बात करेंगे, वहां पे हम ये देख सकते हैं कि लगभग फ्रांस में 10,000 ऐसे भारतीय स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विजिट हुई थी जुलाई 2023 में, वहां पे एक रेजोल्यूशन या एक नंबर्स डिसाइड किया गया था कि 2030 तक हम लगभग 30,000 स्टूडेंट्स या भारत से फ्रांस आएंगे पढ़ाई करने के लिए। यदि हम इंडो फ्रेंच कैंपस फॉर हेल्थ ऑल्सो हम देखने की कोशिश करेंगे, तो इंडो फ्रेंच कैंपस फॉर हेल्थ भी एक लॉन्च किया गया था 2022 जून के महीने में। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो भी कहीं ना कहीं एक मददगार साबित हो रही है, सो दैट जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो भी धीरे धीरे क्या कर रही है, वो बढ़ पा रही है। इसके अलावा आप यदि देखने की कोशिश करोगे, जो इंडियन कम्युनिटी इन फ्रांस है, तो बेसिकली आप ये देखोगे कि लगभग 1,19,000 ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया में फ्रांस में इंडियन कम्युनिटी आज वहां पे रह रहे हैं। और बेसिकली ये लोग कहां से हैं, जो कि फ्रेंच कॉलोनीज थी उस समय पे, जैसे आप देख पा रहे होंगे, वो चाहे पुदुचेरी हो, चाहे वो कराईकल हो, चाहे वो यानम हो, माहे हो, यहां से लोग जाके वहां पे सेटल हो रहे हैं, या यहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है वहां पे वो अपनी जो लाइवलीहुड है वो वहां पे आपको देखने को मिलेगी। अब यदि टूरिस्ट एक्सचेंज या टूरिज्म के सेक्टर में आप देखना चाहोगे, तो लगभग आप ये बोल सकते हो कि 2.5 लाख फ्रेंच जो है या फ्रेंच नेशनल्स जो है वो 2019 में इंडिया आए हुए थे। 2.5 लाख, आप ये समझ सकते हो जो नंबर कितना बड़ा है। और लगभग इंडियंस जो है 7 लाख इंडियंस वो फ्रांस गए थे
टूरिज्म के लिए। आप यदि जानने की कोशिश करोगे कि इंडिया में कौन सी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा फ्रेंच नेशनल्स टूरिज्म के लिए आते हैं या घूमने के लिए आते हैं, तो बिल्कुल वो राजस्थान जो है वो उनकी फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो हमें देखने को मिलती है। और जो राजस्थान में जो फ्रेंच टूरिस्ट जो आ रहे हैं वो नंबर लगातार 2016 के बाद बढ़ती हुई जा रही है। इसके अलावा आप यदि इंटरनेशनल फोरम में या ग्लोबल फोरम में फ्रांस की सपोर्ट यदि देखोगे इंडिया के लिए, तो पहला तो ये सपोर्ट है जो एक यूएन में रिफॉर्म करने की बात कर रही है इंडिया, या यूएन को एक डेमोक्रेटाइज करने की जो बात हो रही है कि इंडिया का लगातार ये कहना है कि यूएन में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही है टू द ग्लोबल ऑर्डर, या एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे हमें पता है कि सिर्फ हम यदि यूरोप को देखेंगे वहां से 2 कंट्रीज हैं, या यूरो एशिया को यदि हम देखते हैं तो लगभग यहाँ पे चाइना एंड रसिया है, कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका से कोई एक भी कंट्री नहीं है, या अफ्रीकन कंटिनेंट से कोई एक भी कंट्री नहीं है। तो ये लगातार जो भारत का जो कहना है कि ये डेमोक्रेटाइज नहीं है, इसको रिफॉर्म करनी चाहिए, कहीं ना कहीं फ्रांस उस डेमोक्रेटाइज वैल्यूज को सपोर्ट करती है, और फ्रांस का भी कहना है कि यूएन की रिफॉर्म बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज, जैसे आपको पता होगा कि इंडिया लगातार अपनी परमानेंट सीट के लिए भी कह रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यहां पे भी फ्रांस की लगभग सपोर्ट है विथ रिस्पेक्ट टू द परमानेंट सीट ऑफ इंडिया इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके अलावा जो आपके न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में जो इंडिया मेंबर बनना चाहती है, वहां पे भी फ्रांस सपोर्ट कर रही है। यदि पास्ट में या हम देखे हैं, जैसे वो चाहे आपके ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो, चाहे वो वासेनर अरेंजमेंट हो, चाहे वो एमटीसीआर हो, वहां पे फ्रांस ने इंडिया को काफी अच्छे से सपोर्ट किया है, और उसमें हम ये कोऑपरेशन हमें देखने को मिलती है। जैसे आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन में भारत ने एक कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म जो इंट्रोड्यूस किया है, इनिशिएट किया है, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इन द यूएन। इसको भी फ्रांस ने सपोर्ट किया है, ऑल्दो ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के बहुत सारे आप बोल सकते हो अपोज वो लोग कर रहे हैं, बहुत सारे रिजर्वेशंस है। बट कहीं ना कहीं फ्रांस का ये कहना है कि जो टेररिज्म है वो बिल्कुल एक अहम मुद्दा है, और इंडिया के साथ वो खड़ा है कहां पे, यूएन में। तो ये हमें इंटरनेशनल फोरम में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही है फ्रांस की। अब ये जो थी हम प्रेजेंट की बारे में बात किए, कहां कहां कौन सी फील्ड में कैसे कैसे कोऑपरेशन है वो भी हमने डिस्कस किया। अब आगे की हम यदि बात करते हैं कि फ्यूचर क्या है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, ये कोऑपरेशन कैसी रहेगी, तो बिल्कुल एक अब पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलती है बिटवीन द इंडिया एंड फ्रांस कोऑपरेशन और बायलैटरल रिलेशन। जबकि जैसे मैंने आपको इंडो पैसिफिक के बारे में बताया था, जो बर्निंग इश्यूज है अभी के समय पर, वो चाहे इंडो पैसिफिक रीजन हो, चाहे वो इजराइल हमास की लड़ाई हो, चाहे वो यूक्रेन रसिया की लड़ाई हो, या जो भी मिडिल ईस्ट में जो भी प्रॉब्लम्स या वेस्ट एशिया में जो भी प्रॉब्लम्स हमें कुछ दिनों पहले देखने को मिली थी या मिली है, उसमें एक चीज हमें समझना होगा कि फ्रांस और इंडिया की जो शेयर्ड वैल्यूज है, जो कॉमन वैल्यूज है, बिल्कुल एक दूसरे को सपोर्ट करने में मदद करेगा। और चाइना, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जो एक कॉमन एनिमी होके इमर्ज हो रही है, वहां पे भी दोनों की जो शेयर्ड वैल्यूज है वो बिल्कुल सेम है, या दोनों एक दूसरे के साथ उसमें कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन रखते हैं। और बिल्कुल दोनों ही कंट्री चाहेंगे कि जिस तरह से डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रही है, वो चाहे इजराइल हमास हो या चाहे वो रसिया एंड यूक्रेन हो, वो पीसफुली विथ रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस, और जो कि बिल्कुल बातचीत से वो चीजों की हल निकले, और पीस जो कि एक वैल्यू सिस्टम है, नॉन वायलेंस जो कि वैल्यू सिस्टम है इंडिया की, वो बिल्कुल बनी रहे, और इस तरह से कोऑपरेशन को आगे बढ़ती रहनी चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल आपके दूसरों के साथ भी आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको ऐसे ही और भी सारे वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।